एचपी एग्जाम अफेयर्स के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एचपीआरसी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जो है वो आपके जेओआईटी के 351 पोस्ट जो है वो आपकी एडवर्टाइज की है। आप जानते हैं जेओआईटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कंप्यूटर सेक्शंस। तो अब हम जो है वो आज की इस वीडियो में कंप्यूटर सेक्शन को के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपका एक रिवीजन हो सके और आपको एक आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस आपका एचपीआरसी आपके जेओआईटी के एग्जाम में जो है वो पूछ सकता है कंप्यूटर सेक्शन से। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन जो है वो आपके जेओआईटी के प्रीवियस ईयर जो है वो ये क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 1001 सीरीज ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड, कि जो आपका 1001 है 4 बिट की सीरीज कहलाती है। देखिए 4 बिट्स यहाँ पर लिखे हैं। बिट्स आप जानते हैं बिट्स क्या होता है। बिट्स ना आपका स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होता है, मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसे बिट बिट होता है आपका 0 1 की फॉर्म में आपका होता है, या फिर 0 या फिर 1। ठीक है जी, कंप्यूटर क्या समझता है, आपकी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। अब कहा गया है इसमें सीरीज ऑफ 4 बिट की यहाँ पर सीरीज लिखी है 1001। इसे हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है बाइट, बी ऑप्शन है निबल, सी ऑप्शन है बिट, डी ऑप्शन है इनपुट। तो बताइए कौन क्या जो है वो कौन सा इसमें से जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। देखिए 4 बिट को हम क्या कहते हैं? 4 बिट को हम जो है वो निबल कहते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए आपको पता होना चाहिए 4 बिट्स को हम क्या कहते हैं? 4 बिट्स को हम जो है वो एक निबल कहते हैं। ठीक है, एक निबल कहते हैं। जबकि अगर आपसे कहे कि 8 बिट्स किसके इक्वल होती है? 8 बिट्स जो है वो आपका 8 बिट्स आपका एक बाइट के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? एक बाइट के इक्वल होती है। जबकि अगर आपसे पूछे कि 1024 बाइट्स किसके इक्वल होगी, तो 1024 बाइट्स आपकी 1 केबी के इक्वल होगी, 1 किलोबाइट के इक्वल होती है। 1024 आपका केबी किसके इक्वल होगा? ये आपका 1 एमबी के बराबर होगा, मेगाबाइट। 1024 एमबी किसके इक्वल होता है? ये आपका 1 जीबी के इक्वल होता है। इसी तरीके से चलता है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, इस तरीके से ये जो है वो हायरार्की चलती है। ये सारे जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये मेमोरी यूनिट से ये क्वेश्चन आपका बना था। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 4 बिट इज कॉल्ड जो है वो निबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन कलर यू वुड यूज ए डैश। ए ऑप्शन है आपका आरजीबी मॉनिटर, बी ऑप्शन है प्लॉटर, सी ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, डी ऑप्शन है लेजर प्रिंटर। आपसे क्या पूछा है कि जो है वो आपको क्या प्रोड्यूस करनी है? हाई क्वालिटी ग्राफिक्स आपको जो है वो प्रोड्यूस करनी है इन कलर। यू वुड आपको जो है वो क्या यूज़ करना चाहिए? ठीक है, क्या आप यूज़ करोगे? ए ऑप्शन है आरजीबी मॉनिटर। देखिए मॉनिटर का तो हम यूज़ नहीं करेंगे। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर आपका जो वो आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन ये एक तरीके का ना सॉफ्ट कॉपी हार्ड जो है वो आउटपुट डिवाइस है। लेकिन हमें क्या करना है? हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी जो है वो हमें जो है वो प्रोड्यूस करनी है। तो मॉनिटर तो आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो ये तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। बी ऑप्शन है प्लॉटर। प्लॉटर से हम बिल्कुल हाई जो है वो ग्राफिक्स को हम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और बड़े बड़े लार्ज ग्राफिक्स को हम जो है वो इसमें प्रोड्यूस करते हैं। हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं प्लॉटर के द्वारा। आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर, है ना। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, प्रिंटर भी आप जानते हैं, प्रिंटर से भी हम जो है वो आपके प्रिंट करते हैं, है ना। तो लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है? प्लॉटर नाम का एडवांस फॉर्म है आपका प्रिंटर का, ये आप जानते हैं, है ना। एडवांस फॉर्म है एक तरीके से। ये आपका हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स इमेजेस को आप ये प्रिंट करता है, जैसे कि आपके मैप्स हो गए कोई, है ना। इंजीनियर जो है वो ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। आर्किटेक्चर द्वारा ये जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है ना। ये लार्ज साइज़ के कलर जो है वो ये प्रिंट करता है, हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स को ये प्रिंट करता है। तो प्लॉटर इस केस में जो है वो राइट आंसर बनेगा। ठीक है जी, प्रिंटर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यूएसबी पोर्ट कम्स अंडर, जो है वो यूएसबी पोर्ट जो है वो किसके तहत आता है? ए ऑप्शन है सीरियल पोर्ट, बी ऑप्शन है पैरेलल पोर्ट, सी ऑप्शन है इंफ्रारेड पोर्ट, डी ऑप्शन है आपका फायर वायर पोर्ट। तो आपका जो यूएसबी है वो किसके अंडर आता है? यूएसबी आपका
किसके अंडर आता है? यूएसबी ना एक सीरियल पोर्ट है। यूएसबी की अगर आपको फुल फॉर्म भी पता होगी ना, यूनिवर्सल सीरियल बस है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस आपका यूएसबी की फुल फॉर्म होती है। अगर आपको ये फुल फॉर्म पता होती तो आप ए ऑप्शन लगा देते। सीरियल पोर्ट जो है वो यूएसबी यूज़ करता है। दो तरीके के ये पोर्ट होते हैं, एक आपका सीरियल पोर्ट होता है, एक आपका पैरेलल पोर्ट होता है। सीरियल पोर्ट में क्या होता है कि जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है वो वन बिट जो है वो एक टाइम पे जो है वो डाटा ट्रांसमिशन होता है, जबकि पैरेलल पोर्ट में क्या होते हैं, मल्टीपल बिट्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं सिंगल टाइम पे। ठीक है जी, तो ये आपका डिफरेंस रहता है सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट में। सीरियल पोर्ट में आपका जो है वो सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट में क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। सीरियल पोर्ट में आपके जो है वो यूएसबी आती है, जैसा इस क्वेश्चन में लिखा है ना। आपका माउस को भी हम जो है वो आपका आता है। एक आपका जो है वो आप कह लो मॉडम कह लो, एक्सटर्नल मॉडम। ठीक है, ये आपके सीरियल पोर्ट जो है वो इसमें होता है। पैरेलल पोर्ट में आपके जो है वो पुराने इसमें जैसे प्रिंटर जो है वो हम यूज़ करते थे, उसमें पैरेलल पोर्ट है ना, पैरेलल पोर्ट स्कैनर आप कह लो। तो ये सारी आपको पता होना चाहिए कि किसमें सीरियल पोर्ट, किसमें जो है वो पैरेलल पोर्ट होते हैं। ठीक है जी, एक आपका फायर वायर पोर्ट भी यहाँ पर लिखा है। फायर वायर पोर्ट का क्या का क्या काम है? फायर वायर पोर्ट का काम होता है, यूज़ होता है आपका टू कनेक्ट टू कंप्यूटर, दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए आपका फायर वायर को जो है वो पोर्ट जो है वो यूज़ होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ए है, लेकिन फायर वायर पोर्ट के बारे में भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, कैशे मेमोरी जो है वो किस किस के बीच में जो है वो कार्य करती है? कैशे मेमोरी ए ऑप्शन है सीपीयू एंड रैम के बीच में, बी ऑप्शन है रैम एंड रोम, सी ऑप्शन है सीपीयू एंड हार्ड डिस्क, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। देखिए कैशे मेमोरी का यहाँ पर पूछा गया है। आप जानते हैं कि सीपीयू क्या करता है ना, सीपीयू सबसे पहले जो है वो सबसे अपने नियरेस्ट जो है वो अपनी डाटा को जो है वो ढूंढने की कोशिश करता है ना। सीपीयू के सबसे नियर जो है वो कैशे मेमोरी होती है। उसके बाद अगर कैशे मेमोरी में डाटा नहीं मिलता है तो सीपीयू आपका क्या करता है, रैम में डाटा ढूंढता है। रैम में भी नहीं मिलता है तो सेकेंडरी डिवाइसेस के पास जाता है, क्योंकि सीपीयू क्या चाहता है कि जल्दी से जल्दी जो है वो काम हो, इसीलिए सबसे पहले जो है वो अपने नियरेस्ट मेमोरी में जो है वो डाटा को ढूंढता है। तो नियरेस्ट सीपीयू के जो है वो कैशे होता है ना। तो कैशे मेमोरी जो है वो किस किस के बीच में होता है, हायरार्की में आपको बता देता हूँ। देखिए ये सीपीयू है, सीपीयू के नियरेस्ट आपका जो है वो कैशे होती है, कैशे मेमोरी होती है। कैशे के पास आपका रैम होता है, रैम का नंबर आता है, उसके बाद आपकी सेकेंडरी मेमोरी आती है। ठीक है जी, तो आपसे पूछा गया है कि कैशे मेमोरी के बीच में कौन कौन सी जो है वो आता है। तो कैशे मेमोरी के बीच आपका सीपीयू और रैम आपका जो है वो आता है। रैम कह लो, प्राइमरी मेमोरी कह लो, या फिर आप सीपीयू को आप रजिस्टर भी कह सकते हो। ठीक है, कई जो है वो इसके रजिस्टर होता है आपका जो है वो सीपीयू में। तो सीपीयू और रैम के बीच आपका क्या आता है, कैशे आता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये हायरार्की क्लियर है कि कैसे जो है वो आपका कंप्यूटर जो है वो आपका डाटा जो है वो ढूंढता है, पहले कैशे मेमोरी में, फिर जो है वो प्राइमरी मेमोरी में ढूंढता है। ठीक है जी, तो यहाँ से ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, कैशे मेमोरी होता क्या है, ये आपको क्या पता है? कैशे मेमोरी क्या करता है? कैशे मेमोरी ऐसे डाटा को होल्ड करता है जो फ्रीक्वेंटली यूज डाटा होता है, जो बार बार यूज हुआ होता है। ऐसे डाटा, ऐसे इंस्ट्रक्शन को जो है वो कैशे मेमोरी होल्ड करता है। ठीक है जी, अगर कैशे मेमोरी के पास जो है वो डाटा मिल जाता है तो उसे जो है वो कैशे हिट कहते हैं। कैशे मेमोरी के पास अगर हमें डाटा नहीं मिलता है तो हमें प्राइमरी मेमोरी के पास जाना पड़ता है, तो उस केस को हम कैशे मिस कहते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। ठीक है जी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए उससे पहले अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं ना जेईटी के अपकमिंग एग्जाम की, ठीक है जी, तो यहाँ पर हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एचपीआरसी के लेटेस्ट पैटर्न, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, 10 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे। साथ में आपको सब्जेक्ट वाइज जो है वो स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर सेक्शन में आपको कंप्लीट सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। नंबर आपको दिख रहा होगा 7018186561। यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मैसेज कीजिए। यहाँ पर आपको जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज जो है वो मिल जाएगी। ठीक है जी, यहाँ से
अगर आप जो है वो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईआईटी के एग्ज़ाम की, एचपी पटवारी एग्ज़ाम की, या फिर एचपी पुलिस कांस्टेबल की आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम आपको जो है वो आपके लिए जो है वो ये बेस्ट रहने वाला है। आपकी जो है वो प्रॉपर आपको जो है वो यहाँ पर ये स्टडी मटेरियल मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 3 बिट बाइनरी नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। जो आपका 3 बिट बाइनरी नंबर है ना, ये किसके द्वारा ये रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है? 3 बिट बाइनरी नंबर पूछा गया है। ए ऑप्शन है बाइनरी नंबर, नहीं बाइनरी नंबर क्यों होगा, है ना? 3 बिट बाइनरी नंबर पूछा गया है ना, ये तो नहीं है, ये तो ए ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया। बी ऑप्शन डेसिमल नंबर, सी ऑप्शन हेक्साडेसिमल नंबर, डी ऑप्शन है आपका ऑक्टल नंबर। देखिए बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर में जो है वो आपके, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए बाइनरी नंबर आप कह लो, बिट कह लो, है ना? बिट में आपकी 0 1 आता है, यानी कि दो टू बेस आपका बाइनरी नंबर में होता है ना? टू बेस होता है, और एक बिट आप कह लो इसको, है ना? एक बिट आप कह लो, है ना? ऑक्टल ऑक्टल नंबर में ऑक्टल नंबर में आपका जो है वो टोटल डिजिट जो आपके आते हैं ना, वो 0 से 7 आते हैं ना। 0 से 7 हम ऑक्टल में लेते हैं, क्योंकि इसीलिए इसका बेस क्या बन जाता है आपका, 8 बन जाता है, क्योंकि 0 से 7 के बीच में आपके 8 नंबर्स आते हैं। और यहाँ पर आपके जो है वो एक 3 बिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो आपके 3 बिट जो है वो एक नंबर जो है वो 3 बिट के रूप में हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपका क्या बनेगा, ऑक्टल नंबर बनता है। जबकि हेक्साडेसिमल नंबर में क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर में हम एक नंबर को 4 बिट से जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, 4 बिट से करते हैं, ये ध्यान रखना। ऑक्टल नंबर में हम जैसे कोई नंबर हमें लिखना है, जैसे 0 हमें लिखना है, तो ऑक्टल नंबर में हम कैसे लिखेंगे, 0 0 0। ये 3 बिट से हम जो है वो आपका ऑक्टल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। और हेक्साडेसिमल में हम 4 बिट का यूज़ करते हैं। 0 लिखने के लिए हमें ये लिखना पड़ेंगे, 4 बिट का यूज़ करना पड़ता है। बाइनरी नंबर में हम तो सिर्फ एक ही बिट लिखते हैं, तो इसीलिए एक बिट जो है वो बाइनरी के केस में राइट आंसर बनता है। 3 बिट आपका हेक्सा ऑक्टल के केस में आपका राइट आंसर बनता है। और हेक्साडेसिमल में हम जो है वो एक डिजिट को लिखने के लिए 3 बिट का यूज़ करते हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। हम जो है वो, जो मैं आपको डिटेल में जो है वो आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना, वो आप अपने पास नोट भी करते रहना, ठीक है? इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज यूटिलिटीज विल इरेज अनवांटेड फाइल। कि कौन सी जो है वो विंडो यूटिलिटीज जो होती है वो अनचाही फाइल जो है वो मिटाती है ना? जो आप नहीं चाहते हैं उसको जो है वो आपकी डिलीट कर देती है, एक तरीके से इरेज कर देती है। ए ऑप्शन है बैकअप, बी ऑप्शन है आपका डिस्क क्लीनअप, सी ऑप्शन है डिस्क डीफ्रैगमेंटर, डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दिस। देखिए ये आपके सारे क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, ठीक है जी। बैकअप तो आपका जो है वो बैकअप डाटा की बैकअप के लिए, रिस्टोर करने के लिए ये यूज होता है, तो ये तो नहीं है ना। डिस्क क्लीनअप बिल्कुल सही, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लीनअप में क्या होता है, हम जो आपकी जो है वो अनवांटेड फाइल होती है, टेम्परेरी फाइल्स होती है, उनको डिलीट करने के लिए आपका डिस्क क्लीनअप यूज होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, आपको नेम से ही क्लियर हो भी रहा होगा, ठीक है जी। डिस्क डीफ्रैगमेंटर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कंप्यूटर सेक्शन से कि डिस्क डीफ्रैगमेंटर का क्या काम होता है। डिस्क डीफ्रैगमेंटर का काम होता है आपका यूज्ड स्पेस और अनयूज्ड स्पेस को सेपरेट करना, आपका डिस्क डीफ्रैगमेंटर का ये आपका काम होता है। ये सारे क्या है, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इससे क्या होता है, कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज होती है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, ठीक है? ध्यान रखना, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड्स इन विच पार्ट ऑफ मेमोरी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के किस भाग में होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ए ऑप्शन है आपका हार्ड डिस्क, बी ऑप्शन है रैम, सी ऑप्शन है आपका रोम, एंड डी ऑप्शन है आपका कैशे। देखिए पिछले जो हमने पिछली वीडियो जो है वो एक वीडियो हमने ऑलरेडी कंप्यूटर सेक्शन की कर लिया है, यूट्यूब चैनल में आपको जो है वो मिल जाएगी हमारे। उसमें भी हमने ऐसे ही टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कंसेप्ट किया था, है ना? उसमें क्या था, उसमें भी आपका रैम जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका इन ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड इन किस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस में होता है, आपका रैम में होता है ना? रैम के पास जो है वो होता है। क्या होता है ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट ये समझाता हूँ। देखिए
ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं या फिर बूट करते हैं हम कंप्यूटर को, तो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्टोर होता है ना वो बेसिकली हार्ड डिस्क में होता है। लेकिन जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो क्या होता है कि बायोस क्या करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट जो है वो क्या करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से जो है वो रैम में जो है वो लोड करता है। रैम में लोड करता है, कहाँ से, हार्ड डिस्क से रैम में। इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर बनता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस में रिसाइड होता है, किस में रहता है, तो रैम में मेरे भाई रहता है। देखिए अलग अलग क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड इन, तब आप हार्ड डिस्क कह सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड्स इन, तो ये आपके रहता है रैम में। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ध्यान में होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय कंपाइलर आर नोन एज। ऐसा एरर जो कंपाइलर द्वारा जो है वो आपका पॉइंटेड आउट बाय यानी कि निर्देशित किया जाता है ना, कंपाइलर द्वारा निर्देशित की जाने वाली त्रुटियों को कहते हैं। ए ऑप्शन है सिंटैक्स एरर, बी ऑप्शन है सिमेंटिक एरर, सी ऑप्शन है लॉजिकल एरर, डी ऑप्शन है इंटरनल एरर। तो एरर से भी आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या होता है कि कंपाइलर, मैंने आपको जो है वो बताया था, मैं बताता रहता हूँ आपको कि कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है। ठीक है जी। तो आपका क्या होता है कि अगर जो है वो कंपाइलर क्या करता है, देखिए कंपाइलर का काम क्या होता है, अगर जो है वो कुछ एरर होते हैं, है ना, एरर होते हैं, एरर होते हैं कि अगर कुछ मतलब कंपाइलर क्या करता है कि अगर कुछ ग्रामर से रिलेटेड एरर हो जाता है ना, सिंटैक्स से रिलेटेड एरर हो जाता है, तो उसको जो है वो आपका कंपाइलर जो है वो चेक करता है। यानी कि आपका लैंग्वेज ट्रांसलेट यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में चेंज करने से पहले कंपाइलर क्या करता है, उस एरर को ढूंढता है। कैसे एरर को, सिंटैक्स एरर को, कोई ग्रामेटिकल एरर है। तो ए ऑप्शन ही जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। तो अब से आप क्या याद रखोगे कि कंपाइलर का काम एक तो आपका हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में बदलना है, और सेकंड काम क्या है, सिंटैक्स एरर को ढूंढना। क्या याद रखना है, सिंटैक्स एरर को ढूंढना भी जो है वो आपका कंपाइलर का ये काम होता है। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं आपको लॉजिकल एरर के बारे में बता देता हूँ। लॉजिकल एरर क्या होता है आपका, लॉजिकल एरर को सिमेंटिक एरर भी कहते हैं, है ना। बट ये क्या करता है आपके, अगर ये आपका जो है वो सिंटैक्स को नहीं, अगर लॉजिक अगर आपने गलत लगा दिया, उसको ये कंप्यूटर जो है वो डिटेक्ट करता है ना। आपका जो है वो लॉजिकल एरर, अगर आपका लॉजिक ही गलत है, ठीक है। अगर क्या होता है ना, लॉजिकल एरर में आपका जो है वो क्या होता है कि आउटपुट तो जो है वो आपका आ जाता है, लेकिन कैसी आउटपुट आती है, आपकी इनकोरेक्ट आउटपुट आती है। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो इसको डिटेक्ट नहीं करता है। तो इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि कौन से एरर को कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं करता, तो लॉजिकल एरर को डिटेक्ट नहीं करता है। एक आपका जो है वो रन टाइम एरर भी होता है ना, जो आपका एग्जीक्यूशन के टाइम पर जो है वो एरर होता है ना। तो ये थोड़े से एरर्स होते हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कितने होते हैं एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में। ए ऑप्शन है 1 एंड 1, बी ऑप्शन है 2 एंड 1, सी ऑप्शन है 2 एंड 2, एंड डी ऑप्शन है आपका 1 एंड 0। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपके होते हैं 1 और 1। 1 आपकी मिनिमम नंबर ऑफ रो है, मिनिमम ये आपके कॉलम भी होते हैं ना, सबसे कम की बात हो रही है। 1 रो और 1 कॉलम से मिलकर क्या बनता है, एक सेल बनता है। सेल क्या होता है, सेल आपका टेबल का सबसे छोटा यूनिट आप कह लो, है ना। सबसे छोटा यूनिट टेबल का क्या होता है, सेल होता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर तो बात हुई मिनिमम की, मिनिमम रो और मिनिमम कॉलम की। तो मिनिमम रो और मिनिमम कॉलम आप जान गए 1 और 1 होते हैं। लेकिन एग्जामिनर आपसे मैक्सिमम भी तो पूछ सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके कॉलम पूछता है बहुत बार एग्जामिनर, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं एमएस वर्ड में। तो कितने होते हैं, 63 होते हैं। रोज अगर आपसे पूछे तो रोज कितनी हो सकती है, अनलिमिटेड। कितनी, अनलिमिटेड, लेकिन कॉलम कितने, 63। ध्यान रखना ये बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ चार्ट्स कैन बी एम एस एक्सेल प्रोड्यूस। एम एस एक्सेल जो है वो किस टाइप के जो है वो चार्ट को जो है वो आपका
प्रोड्यूस करता है MS एक्सेल? ए ऑप्शन है लाइन चार्ट, बी ऑप्शन है पाई चार्ट, सी ऑप्शन है बार चार्ट, डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दिस। देखिए MS एक्सेल नाम का ये तीनों टाइप के चार्ट को जो है वो प्रोड्यूस करता है, लाइन चार्ट भी, पाई चार्ट भी और बार चार्ट भी। तो इसीलिए डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सारे जो है वो ये ऑल ऑफ दीज जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड? MS वर्ड जो है वो किस फाइल से जो है वो स्टार्ट होती है? ए ऑप्शन है winword.exe, बी ऑप्शन है word.exe, सी ऑप्शन है msword.exe, डी ऑप्शन है word 2003.exe। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका winword.exe। ये क्या है? आपका कमांड है एक टू स्टार्ट MS वर्ड। ठीक है जी, winword.exe ध्यान में रखोगे। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि कितने आपका जो है वो, अगर आपसे सेव आपको करना है MS वर्ड में, डॉक्यूमेंट आपको सेव करने हैं, तो कौन कौन से आप किस किस तरीके से आप कर सकते हो? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे, आपके JOIT के क्वेश्चन में। तो डिटेल में आपको ये सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको रिवाइज कराता भी रहूँगा। जैसे MS वर्ड में आपको सेव करना है डॉक्यूमेंट, तो कौन कौन से तरीक़ों से आप सेव कर सकते हो? एक तो आपका Ctrl+F से आप सेव कर सकते हो। ठीक है, एक ये तरीका है। एक आप क्या कर सकते हो, F12 से कर सकते हो। F12 से क्या होता है, सेव एज हो जाता है ना। तीसरा ऑप्शन आपका एक जो है वो होता है सेव का ऑप्शन। ठीक है, तो ये तीन मेथड होते हैं सेव करने के। ठीक है, और आपको स्टार्ट करने का जो है वो एक winword.exe ये कमांड होती है। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन। पहला डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ना, उसमें क्या था, उसमें कंटेंड पूछा गया है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, बी ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब्स, सी ऑप्शन है आपका ट्रांजिस्टर, डी ऑप्शन है सेमीकंडक्टर मेमोरी। देखिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, थोड़ा घुमा के पूछा है कि जो आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, बताइए कौन सा था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका, डिजिटल कंप्यूटर आपका? तो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में आपके जो है वो ENIAC आता है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था पहला, डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक था, है ना। तो ये आपसे पूछा गया है कि उसमें क्या लगे होते थे। तो यहाँ पर क्या लगे होते थे, ये आपके फर्स्ट जनरेशन के ये कंप्यूटर जो है वो माने जाते हैं, ENIAC यूनिवैक। तो उसमें क्या लगे होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो फर्स्ट जनरेशन में लगी होती थी। एग्जामिनर आपसे फर्स्ट जनरेशन भी तो डायरेक्टली पूछ सकता था, लेकिन थोड़ा सा घुमाया है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर है ना, उसमें क्या होता है, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। तो बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी। देखिए अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता था, तो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में आपके ट्रांजिस्टर लगे होते थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आपके IC चिप्स होते थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आपके माइक्रो प्रोसेसर आ गए। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में तो आपका ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, AI आप कह लो, KBS नॉलेज बेस्ड सिस्टम होता है। तो ये सारे आपकी जो है वो इस तरीके से आपको ये टेक्नोलॉजी याद रखनी है कि कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए अगर आप सीरियस प्रेपरेशन कर रहे हैं ना JOIT के एग्जाम की, तो हम आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आपको 7018186561। हम आपको जो है वो टेस्ट सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लगे, आप जो है वो प्रॉपर आपको शेप मिल सके आपकी प्रिपरेशन के लिए, और स्टडी मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है 7018186561। यहाँ पर मैसेज कीजिए, या फिर आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, HP एग्जाम अफेयर ऐप। ठीक है जी, यहाँ से भी आप जो है वो इसमें एनरोल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज रजिस्टर? रजिस्टर क्या है? ए ऑप्शन है डिजिटल सर्किट है, बी ऑप्शन है सीक्वेंशियल सर्किट है, सी ऑप्शन है कॉम्बिनेशनल सर्किट है, या फिर डी ऑप्शन है आपका अर्थमेटिक सर्किट है। तो देखिए रजिस्टर क्या होते हैं ना, रजिस्टर आपका सीक्वेंशियल सर्किट होता है। कैसा होता है? सीक्वेंशियल सर्किट होता है। दो तरीके के होते हैं, एक आपके सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं, एक आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं, या फिर पैरेलल सर्किट कह लो, है ना। सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है कि जो आपका प्रेजेंट इनपुट है ना, जो आपका जो प्रेजेंट इनपुट
जो आपका आउटपुट होता है ना वो आपका किस पर डिपेंड होता है, प्रेजेंट इनपुट और प्रीवियस आउटपुट पर जो है वो आपका आउटपुट डिपेंड होता है। जबकि आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है, आपका जो आउटपुट होता है ना वो सिर्फ आपका प्रेजेंट में जो आप इनपुट दोगे उसी पे ही जो है वो डिपेंड करता है ना। और यानी कि सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होती है, मेमोरी होती है, क्योंकि प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करता है, इसलिए क्या होगी, सिक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी होती है। तो रजिस्टर क्या है, एक तरीके की मेमोरी है मेरे भाई। तो इसीलिए रजिस्टर क्या बना, आपका सिक्वेंशियल सर्किट है। रजिस्टर में क्या होते हैं, मैं आपको अगर आप पता होगा तो फ्लिप फ्लॉप का कलेक्शन आपका रजिस्टर कहलाता है ना। फ्लिप फ्लॉप आपका 0 1 की फॉर्म में होता है। तो ये बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल रही राइट जो है वो आंसर है। अगर आपसे पूछे कॉम्बिनेशनल सर्किट के थोड़े से एग्जांपल बताओ, तो मल्टीप्लेक्सर आप बताना है ना, डिकोडर बताना, एडर बताना, सब्सट्रैक्टर बताना। तो ये क्या है, सिर्फ आपके इनपुट पर डिपेंड होते हैं, जो आप प्रेजेंटली अभी दोगे उस पर जो है वो आउटपुट आपका डिपेंड करता है। जबकि सिक्वेंशियल में क्या होता है, मेमोरी भी होती है, प्रीवियस आउटपुट पर भी आपका जो है वो आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 13 का जो है वो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज करेक्टिंग एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। करेक्टिंग एरर, आपको क्या करना है, प्रोग्राम में त्रुटियों को ठीक करने को क्या कहा जाता है, तो ठीक करने को कंपाइलिंग कहते हैं। नहीं, कंपाइलिंग तो आपका जो है वो मॉड्यूल्स को हम कंपाइल करते हैं ना। बी ऑप्शन डीबगिंग बिल्कुल सही, डीबगिंग ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एरर को हम बग भी कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो बग को जो है वो ठीक करना डीबगिंग। देखिए ग्राइंडिंग नहीं होगा, इंटरप्रेटिंग भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर है। एक आपका आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है, टेस्टिंग होता है बग को ढूंढना, एरर को ढूंढना। जबकि डीबगिंग क्या है, डीबगिंग है उस एरर को ठीक करना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन इंटरनेट इज, कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर यूज करता है ऑन इंटरनेट। ए ऑप्शन है आपका जावा, बी ऑप्शन है पास्कल, सी ऑप्शन है बेसिक, डी ऑप्शन है आपका कोबोल। देखिए इंटरनेट में आजकल तो आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये यूज होती है, लेकिन ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन हो गया, इसीलिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर आपका जावा बन जाएगा। जावा जावा जो है वो आंसर बनेगा। ठीक है, पास्कल बेसिक को बोल नहीं है, ये सारी क्या है, थर्ड जनरेशन ये लैंग्वेज, ये सारी कैसी है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है जी। तो यहाँ पर तो जावा इस केस में राइट आंसर है, लेकिन अब आपसे HTML CSS भी ऑप्शन में आ सकता है, तो वो आपकी जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपका बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज MS विंडो। MS विंडो कैसा सॉफ्टवेयर है। ए ऑप्शन है CUI, बी ऑप्शन है MUI। देखिए MUI तो कुछ होता ही नहीं है ना, LUI भी नहीं होता है, GUI। तो आपको ये बताना है कि CUI है या फिर GUI है। ठीक है, तो पहले फुल फॉर्म क्लियर करिए। CUI की फुल फॉर्म क्या है, कमांड करेक्टर यूजर इंटरफेस, या फिर कमांड लाइन इंटरफेस भी कहा जाता है। जबकि GUI क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जावा जो है वो आपकी डेफिनेशन। ठीक है, CUI में क्या होता है ना, करेक्टर होते हैं। करेक्टर जैसे कि आपका जो है वो ब्लैक स्क्रीन आपने देखी होगी, जिसमें हम जो है वो क्या करते हैं, कमांड लिखते हैं, है ना, वो हाथ होता है आपका। वैसा इंटरफेस क्या होता है आपका, करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है ना। जैसे आपने देखा होगा MS DOS। MS DOS किसका एग्जाम्पल है, आपका CUI का एग्जाम्पल है MS DOS। ठीक है, यहाँ पर लेकिन विंडो पूछा है। विंडो में क्या होते हैं ना, कुछ आइकन्स होते हैं, आइकन्स जिसमें होते हैं उसका इंटरफेस कैसा होता है, ग्राफिक्स होते हैं, है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो MS विंडोज में जो कैसा होता है आपका, GUI होता है। तो डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। MS विंडो पूछा गया था तो GUI आपका विंडो होता है, लेकिन अगर आपसे MS DOS पूछे तो वो कैसा होता है, CUI होता है, आपका करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपका GUI और CUI दोनों का कॉम्बिनेशन है, बताइए आप क्या आप जानते हैं। तो वो आप बताओगे लिनक्स। लिनक्स आपका कैसा होता है, वो जो है वो आपका CUI भी होता है और GUI भी होता है। ठीक है, यूनिक्स कह लो, यूनिक्स भी आपका जो है वो लाइनक्स का ही वर्जन है ना। तो ये सारे कैसे होते हैं, ये आपके दोनों होते हैं, GUI भी होता है, CUI भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है वो डिटेल में भी समझ आ रहे होंगे और आपका एक रिवीजन भी जो है वो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोग्राम्स रिटन इन एन असेंबली लैंग्वेज आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज इन अ कंप्यूटर बाय, कि हम जो है वो
प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा है, उसे हम किस में कन्वर्ट करना है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो किसके थ्रू हम करेंगे? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, प्रोसेसर। बहुत बार हम रिवाइज कर चुके हैं। अब आप बताइए किसका जो है वो हम किससे जो है वो हम कन्वर्ट करेंगे? लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन सा यूज होगा? तो आपका असेंबलर यूज होता है आपका किसके लिए? असेंबली लैंग्वेज को जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपका हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए होता है। कंपाइलर आपका सभी को ऑल एट वंस जो है वो कंपाइल कर देता है ना, और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अभी हमने पढ़ा a software which convert high level language program into machine language, कंपाइलर, असेंबलर, लोडर, इंटरप्रेटर। अब आप कंफ्यूज होंगे। देखिए अब पूछा है यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज से जो है वो मशीन लैंग्वेज में, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि कंपाइलर भी यूज होता है और इंटरप्रेटर भी यूज होता है। बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होना चाहिए एग्जाम में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? प्रोग्राम वर्ड लिखा है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम तो आपका कंप्लीट ही होता है, ऑल ही होता है, यानी कि ऑल हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को ही पूरा कन्वर्ट करना है किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो कौन सा यूज होगा? कंपाइलर यूज होगा मेरे भाई। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा क्यों कंपाइलर है, इंटरप्रेटर क्यों नहीं है। क्योंकि इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है जी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, which of the following contains specific rules and words that express the logical steps of an algorithm? कि निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के तार्किक चरणों को व्यक्त करते हैं? तो किसमें होते हैं आपका रूल्स और वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम। रूल्स और वर्ड्स तो आपका सिंटैक्स होता है मेरे भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। सिंटैक्स होता ही क्या है? वर्ड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जिसमें हम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है वो लिखते हैं। तो ऐसे रूल्स और वर्ड को क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, सिंटैक्स। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एल्गोरिदम। थोड़ा सा मेरे को एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से याद आया। आपका जो पहला वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर एल्गोरिदम है ना, वो किसने लिखा था? तो किसने लिखा था बताइए? वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर एल्गोरिदम। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पहली जो वो कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इन्हें कहा जाता है। तो क्या आप जानते हैं? तो अदा लवलेस को जो है वो पहली जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। पहला एल्गोरिदम जो है वो इन्होंने रिटन लिखा था। ठीक है जी, तो यहाँ पर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या होता है? रूल्स और वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, C, Basic, COBOL एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। जो आपकी ये सी लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, कोबोल, जावा, ये कैसी लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज है। नहीं भैया जी, लो लेवल तो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, तो ये तो नहीं है। कंप्यूटर भी नहीं है, ये तो एक तरीके से लैंग्वेजेस है। सिस्टम प्रोग्रामिंग नहीं भैया जी, ये कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है जी, हाई लेवल लैंग्वेज है। और कौन सी जनरेशन की है बताइए? कौन सी जनरेशन की ये लैंग्वेजेस हैं आपकी? ये आपकी जो है वो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन की है ना। फर्स्ट जनरेशन में आपकी जो है वो मशीन लैंग्वेज आती है। सेकंड जनरेशन में आपकी जो है वो असेंबली लैंग्वेज आती है। थर्ड जनरेशन में आपकी ये जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जैसे HTML, सी, बेसिक, कोबोल, है ना। तो ये सारी आपकी CSS, ये आपकी थर्ड जनरेशन में आती है। फोर्थ जनरेशन में आपकी डाटाबेस लैंग्वेज आती है, जैसे सिक्वल हो गया, पाइथन हो गया, पर्ल हो गया, रूबी हो गया, है ना, ये आती है। फिफ्थ जनरेशन में आपकी जो है वो आती है आपकी मरकरी हो गया, है ना, मरकरी हो गया, लिस्प हो गया। तो ये सारी फिफ्थ जनरेशन की है। तो ये सारे ही आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इन MICR C स्टैंड फॉर। MICR आप जानते हैं क्या फुल फॉर्म है MICR की? MICR की फुल फॉर्म है आपकी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें पूछा गया है C क्या है? C क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर क्या है मेरे भाई?
करेक्टर कहाँ पर है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है जी। आपका MICR यूज कहाँ होता है, ये आपके चेक में जो है वो यूज होता है, आपके चेक नंबर को रीड करने में ये आपका MICR यूज होता है। तो इसीलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। MICR की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। उसी तरीके से आपको OCR पता होना चाहिए, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। OMR की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, है ना, या फिर मार्क रीडर कह लो। BCR की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बारकोड रीडर। एक आपका QR कोड आजकल फेमस है, QR की फुल फॉर्म क्या है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो इस तरीके से आपको ये सभी फुल फॉर्म भी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट। मैक्सिमम जूम परसेंटेज पूछा गया है किसमें, MS पावर पॉइंट में। MS पावर पॉइंट में जो मैक्सिमम जूम परसेंट 100% होती है, 200 होती है, या फिर 400% होती है, या फिर 500% होती है। तो यहाँ पर MS वर्ड में आपकी 400% होती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, MS पावर पॉइंट में, सॉरी MS पावर पॉइंट में, है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर आपसे पूछे MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट में जो है वो आपकी मैक्सिमम परसेंटेज कितनी होती है, 400% होती है मैक्सिमम जूम परसेंट। MS एक्सेल में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा होता तो MS एक्सेल में भी आपका 400% आंसर आता है। लेकिन MS वर्ड में जो है वो मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है, 500% होता है। ये आपका क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन आपसे एग्जाम में मिनिमम भी तो पूछ सकते हैं। मिनिमम MS पावर पॉइंट में कितना होता है मेरे भाई, 10% होता है। सब में ही 10% होता है मिनिमम। ठीक है जी, 10% सब में मिनिमम होता है। लेकिन आपसे बाय डिफ़ॉल्ट भी तो पूछ सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके MS पावर पॉइंट में कितना जूम परसेंटेज है, तो आपका 100% है। सब में ही 100% है। चाहे आपसे एक्सेल पूछे, वर्ड पूछे, पावर पॉइंट पूछे, बस फर्क किस में है, मैक्सिमम में MS वर्ड में 500% है, जबकि पावर पॉइंट और एक्सेल में कितना है, 400% है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, तो वो आपका कौन सा है, INET, तो ये तो नहीं है। NSF नेट, ये भी नहीं है। अर्पा नेट बिल्कुल सही आपका आंसर है। अर्पा नेट क्या है, आपका पहला कंप्यूटर नेटवर्क है वर्ल्ड का। अच्छा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं फर्स्ट से, है ना। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट आपका जो है वो फर्स्ट ब्राउज़र कौन सा है ना, www। फर्स्ट आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, अगर आपसे वर्ल्ड लेवल में पूछे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो आप टेलनेट बताओगे। इंडिया में पूछे तो इंडिया में सबसे पहला ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका VSNL था, विदेश संचार जो है वो निगम लिमिटेड, VSNL। ठीक है जी। आपसे पहला वेब ब्राउज़र पूछे www। पहला जो है वो आपसे ग्राफिकल वेब ब्राउज़र पूछे तो आप मोसेक बताओगे, है ना। ओपन जो है वो आपका ओपन ब्राउज़र, ओपन सोर्स वेब जो वो ब्राउज़र आपका कौन सा है, तो मोजिला फायरफॉक्स है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, थेसोरस टूल इन MS वर्ड इज यूज फॉर। जो आपका ये थेसोरस है, ये किसके लिए यूज होता है, बड़ा क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके JOIT एग्जाम में तो ये काफ़ी पूछा जाता है, कंप्यूटर सेक्शन के एग्जाम में जो होते हैं आप, जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है ना। थेसोरस का क्या मतलब, क्या यूज होता है MS वर्ड में, स्पेलिंग सजेशन, ग्रामर ऑप्शन, सी ऑप्शन है सिनोनियम एंड एंटोनियम वर्ड, और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। तो थेसोरस जो है ना वो आपका किस लिए यूज होता है, आपका सिनोनियम एंड एंटोनियम के लिए ये यूज होता है आपका जो है वो ये थेसोरस। इसकी एक शॉर्टकट जो है वो की भी होती है, Shift+F7। Shift+F7 से आपका ये थेसोरस हो जाता है ना। एक आपका F7 किसके लिए यूज होता है, F7 आपका जो है ना वो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए ये यूज़ होता है। F7 स्पेलिंग एरर होता है, ग्रामर चेक के लिए, ये सारा जो है वो F7 से होता है ना। तो ये ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए ये। तो ये हमने जो है वो शॉर्टकट की जान ली। उसके बाद आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, अगर वर्ड के नीचे जो है वो अगर ग्रीन लाइट आपकी आती है, ग्रीन लाइट का क्या, सॉरी ग्रीन लाइन का क्या मतलब है, सॉरी लाइट नहीं लाइन। अगर ग्रीन लाइन आती है तो उसका मतलब होता है कि ग्रामर में कुछ एरर है, ग्रामेटिकल एरर है कुछ, है ना, ग्रामेटिकल एरर है। अगर आपकी जो है वो ये आपकी ग्रीन, अगर आपकी रेड लाइन आती है, रेड लाइन का मतलब होता है कि कोई स्पेलिंग एरर है। कैसा एरर है, स्पेलिंग एरर है। अगर आपकी ब्लू लाइन आती है उसका क्या मतलब होता है कि कुछ कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर है। कैसा है, कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25,
विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉन्ट्स ऑन MS वर्ड। कौन सा जो है वो इनमें से फॉन्ट्स के लिए जो है वो अवेलेबल पोजीशन जो है वो नहीं है। ए ऑप्शन है नॉर्मल, नॉर्मल तो मेरे भाई होती है नॉर्मल पोजीशन। बी ऑप्शन रेज्ड, रेज्ड आप कह लो जैसे आप लिखते हो एक्स स्क्वायर, ये इसे हम जो है वो सुपर स्क्रिप्ट भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर टू क्या है, यहाँ पर रेज हो गया है, तो ये फॉन्ट पोजीशन हम इसे कहते हैं। सुपर स्क्रिप्ट भी हम इसे कह लेते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। लोअर्ड, लोअर्ड भी होती है, जैसे हमें कोई फॉर्मूला लिखना हो H2O, इसे हम क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट कहते हैं, सब स्क्रिप्ट कहते हैं, है ना। लेकिन आपका सेंटर्ड नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर नॉट पूछा गया था, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेंटर्ड नहीं होती है, सेंटर्ड आपकी अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, लेकिन पोजीशन नहीं होती है ना, पोजीशन नहीं होती है फॉन्ट में। पोजीशन आपकी ये होती है नॉर्मल, रेज्ड, लोअर्ड, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ठीक है जी। थोड़ा सा आपको ये बता दूं, आपको सुपरस्क्रिप्ट की एक शॉर्टकट भी की होती है, शॉर्टकट की कंट्रोल जो है वो क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू करके क्या हो जाता है आपका सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है, जबकि जो आपका सब स्क्रिप्ट आपका कंट्रोल इक्वल्स टू करके भी हो जाता है। तो ये थोड़ी शॉर्टकट्स की भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है कि सेंटर क्या होता है, ये पोजीशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ड्रॉप कैप इज a formatting option in MS Word that allows you to insert a drop cap। ड्रॉप कैप क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप होता है आपका लार्ज कैपिटल लेटर, जो लार्ज इनिशियल कैपिटल लेटर होता है, जैसे कोई पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो सबसे पहला लेटर कैसा होता है, कैपिटल होता है, जैसे कि दिस, पहला लेटर कैसा है, दिस है, तो दिस में टी क्या है, कैपिटल है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रॉप कैप कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रॉप कैप कहते हैं। तो क्या होता है, नॉर्मल कैपिटल लेटर होता है, नॉर्मल स्मॉल लेटर होता है, स्मॉल तो नहीं होता है, फैंसी स्मॉल लेटर होता है, फॉर नॉर्मल कैपिटल लेटर होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए कि ड्रॉप कैप होता क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। फाइल वायरस अटैचेज इटसेल्फ टू दी। फाइल वायरस जो है वो किसके साथ जो है वो अटैच्ड आपको होता है, फाइल वायरस जो है वो किसके साथ अपने आप को अटैच कर देता है। ए ऑप्शन है सोर्स फाइल, बी ऑप्शन है ऑब्जेक्ट फाइल, सी ऑप्शन है एग्जीक्यूटेबल फाइल, डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। देखिए फाइल वायरस, फाइल वायरस जो है वो किसके साथ जो है वो जुड़ जाता है आपका, फाइल वायरस आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ जो है वो जुड़ता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसे कि आपका .com हो गई, .exe हो गई, ये कैसी होती है आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, इसके साथ जो है वो ये फाइल वायरस अपने आपको जो है वो जोड़ता है। तो सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बैंक्स ATM फैसिलिटी इज एन एग्जांपल ऑफ। बैंक्स ATM फैसिलिटी, ATM फैसिलिटी है, देखिए ए ऑप्शन है लैन, बी ऑप्शन है वैन, सी ऑप्शन है मिक्स्ड नेटवर्किंग, डी ऑप्शन है आपका मल्टीपर्पज नेटवर्किंग। देखिए नेटवर्किंग जो है वो बैंक्स ATM की बात हो रहा है। देखिए ATMs होते हैं, बहुत सारे ATMs होते हैं लगे हुए आपके, कोई शिमला में ATM होगा, है ना, कोई दिल्ली में ATM होगा, कोई आपका मुंबई में ATM होगा, लेकिन आपका जो उन ATMs का क्या होता है, एक सर्वर होता है, एक ही सर्वर होता है ना, एक सर्वर होगा। तो वो ATMs क्या कर रहे हैं ना, वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क को वो आपका सर्वर जो है वो आपका देखता है। तो वैन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बैंक्स ATM फैसिलिटी किसका एग्जांपल है, एक तरीके से वैन का एग्जांपल है। वैन क्या करता है आपका, वाइड एरिया नेटवर्क को, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है ना, आपका वैन। जबकि लैन क्या होता है, लैन आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है, स्मॉल एरिया को कवर करता है, जैसे कोई स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, उसके नेटवर्क को कवर करता है ना। जबकि वैन आपका लार्ज जियोग्राफिकल एरिया है ना। ATM इसीलिए किसका आंसर आ जाएगा आपका वैन का जो है वो आंसर जो है वो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जो है वो यहाँ पर आंसर है, ठीक है जी। आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए इसी टाइप के क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज में जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिखा है 7018186561, यहाँ पर आप मैसेज कीजिए, कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप JOIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, पटवारी एग्जाम, या फिर आप जो है वो पंचायत सेक्रेटरी, या फिर आप जो है वो HP पुलिस कांस्टेबल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर लिखिए, कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। द रेंज ऑफ IP एड्रेस इज फ्रॉम। रेंज IP एड्रेस की क्या होती है, रेंज होती है आपकी
2 to 225, बी ऑप्शन है 100 to 256, सी ऑप्शन है 0 to 255, डी ऑप्शन है 0 to 256। तो आपकी आईपी एड्रेस की रेंज होती है आपकी 0 to 255, 0 to 255 जो है वो आपकी आईपी एड्रेस की रेंज होती है। देखिए आईपी आप जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, सभी जो है वो कंप्यूटर का अपना जो है वो आईपी एड्रेस होता है ना। आईपी वर्जन 4 होता है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है ना। जो है वो ये आपका जो वर्जन 4 होता है ना, ये आपका 32 बिट का होता है, यानी कि 32 बिट कह लो या फिर 8 फोर जो है वो 32 होते हैं, तो 4 बाइट कह लो, तो 4 बाइट का आपका ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है, जिसमें आपके 4 ऑक्टेट आप कह लो, 4 ऑक्टेट होते हैं, है ना। ऑक्टेट की रेंज कितनी होती है, 0 से 255 होती है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इन MS वर्ड RTF स्टैंड फॉर, RTF क्या होता है? RTF की फुल फॉर्म पूछी गई है, रियल टाइम फॉर्मेटिंग, रियल टाइम फॉन्ट्स, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट या फिर रियली टेक्स्ट फाइल। देखिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। वैन इज नॉट यूजफुल फॉर, अभी हमने वैन से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया, उसमें हमने क्या जाना कि वैन क्या होता है। वैन आपका कवर करता है लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर आपके पूरे इंडिया को देखेगी तो ये लार्ज वैन का यूज करेगी, है ना। लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करेगी तो ये तो वैन का एग्जाम्पल है, यूजफुल होगा वैन इसके लिए। फॉरेन बैंक, देखिए फॉरेन बैंक्स क्या करते हैं, आपके लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को करते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज या फिर डी ऑप्शन है एयरपोर्ट डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट डिपार्टमेंट भी आपका वैन को करता है। लेकिन म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी आपका एक तरीके से स्मॉल एरिया हो गया। स्मॉल म्यूनिसिपैलिटी के लिए हम जो है वो लैन मैन का भी यूज़ कर सकते हैं ना। मैन का ज़्यादातर यूज़ आपका सिटीज़ में होता है, लैन आपका स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं लैन को। तो यहाँ पर जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर पूछा था वैन इज़ नॉट यूजफुल फॉर, तो वैन आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए यूजफुल नहीं होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ऐसा वर्ड वेब पेज में आपको बताना है जिसको क्लिक करके हम जो है वो ओपन अनदर डॉक्यूमेंट जिससे ओपन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, एंकर कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं या फिर यूआरएल कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं मेरे भाई यूआरएल, तो आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ये तो नहीं है। रेफरेंस भी नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं। आपने लिंक देखे होंगे ना, उस लिंक को क्लिक करके क्या हो जाते हैं हम, तो किसी दूसरे फाइल में हम जो है वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, किसी दूसरे वेब पेज पे हम जो है वो ओपन हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, हाइपर लिंक उसे कहते हैं, ठीक है जी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा होता HTML से कि HTML में हाइपर लिंक अगर आपको जो है वो लगाना है तो कौन सा टैग यूज होता है, तो उसमें ये एंकर टैग आपका यूज होता है। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो कौन सा टेस्ट होता है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। रैम टेस्ट ये तो कुछ होता ही नहीं है, डिस्क ड्राइव टेस्ट भी नहीं होता है, मेमोरी टेस्ट भी नहीं होता है, पोस्ट होता है मेरे भाई, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कई बार तो फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कि पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑन टेस्ट होता है। क्या होता है इस पोस्ट में, पोस्ट आपका चेक करता है इस टेस्ट में कि आपका हार्डवेयर कंपोनेंट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये होता है आपका पोस्ट, है ना। ये लोकेट होता है आपका रोम में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स मेक इजी टू यूज कंप्यूटर। कौन सा प्रोग्राम इसमें से इजी कर देता है कंप्यूटर यूज को। ए ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर के लिए, ठीक है जी। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो है वो आपका एप्लीकेशन एक तरीके से एप्स कह लो, है ना। सी ऑप्शन है यूटिलिटी, यूटिलिटी आपका यूटिलिटी भी आपका एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। डी ऑप्शन है नेटवर्क। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इजी कर देता है यूज को, इजी आपका यूटिलिटी करता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्यों करता है यूटिलिटी, हम जो है वो जान भी चुके हैं इससे पहले कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, एनहांस करते हैं परफॉर्मेंस की, कंप्यूटर को स्पीड ऑफ कंप्यूटर को इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए यूटिलिटी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर बनता है। यूटिलिटी भी एक तरीके से जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जांपल है, जैसे कि आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो गया, है ना, डिस्क क्लीनअप, डिस्क बैकअप हो गया, ये सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। मल्टीमीडिया वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए आपका कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगी? कोबोल, जावा, बेसिक या फिर असेंबलर। असेंबलर तो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। बेसिक, कोबोल, जावा में से कौन सा यूज होगा? जावा होगा मेरे भाई, जावा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर। बिल्कुल सही बात कर रहा है कि पावर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है ना, आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है आपकी, जैसे हार्ड डिस्क है ना, जिसमें जो है वो अगर पावर ऑफ भी हो जाए तो डाटा इरेज नहीं होता है, क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी होती है। तो बिल्कुल सही है। डज नॉट यूज मैग्नेटिक मीडिया। बिल्कुल, इसमें तो मैग्नेटिक मीडिया होता है, तो ये तो गलत है। कंसिस्ट ऑफ 4 मेन टाइप। डी ऑप्शन है डज नॉट स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर लेटरल रिट्रीव। करता है मेरे भाई ये तो स्टोर। ठीक है, तो इसीलिए बेस्ट तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही है, डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, क्योंकि ये क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज ईडीपी? ईडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ईडीपी की फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट। ठीक है, फुल फॉर्म्स भी आपसे काफी पूछ ली जाती है। ईडीपी रेफर टू यूज ऑफ ऑटोमेटेड मेथड टू प्रोसेस कमर्शियल डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। कंप्यूटेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय। कि कंप्यूटेशन और आपके लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो आपके कौन परफॉर्म करते हैं? ए ऑप्शन है रैम, बी ऑप्शन है ALU, सी ऑप्शन है रजिस्टर, या फिर डी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है आपका। तो बताइए कंप्यूटेशनल और लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो कौन परफॉर्म करता है? तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन आंसर आना चाहिए कि कंप्यूटेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर आपका ये परफॉर्म करता है। आप कमेंट सेक्शन में जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। ठीक है जी। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिटेल में जो है वो आज की इस क्लास में जो है वो डिस्कस कर लिए। देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं HPRC के JVIT एग्जाम की, या फिर आप HP पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, या फिर हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करेंगे आपका जो है वो एग्जाम को क्लियर करने में। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो है वो आपको मिलेंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन में आपके बनते हैं, है ना। और अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, HPRC का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल मिलेंगे। ठीक है जी। नंबर आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर 7018186561, यहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा, है ना। हम आपको जो है वो ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे वहाँ पर, या फिर आप हमारी HP एग्जाम अफेयर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। ठीक है जी। कैसी लगी आज आपको जो है वो आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को जो है वो शेयर करें, ताकि हमें जो है वो ऐसी वीडियोस बनाने की जो है वो मोटिवेशन मिलती रहे। HP एग्जाम अफेयर के चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।